Hello students. Today I'll discuss about application of Gauss law. तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने एक एप्लीकेशन मतलब पढ़ चुके हैं और ये सेकंड वाला एप्लीकेशन होगा। टोटल हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहला जो एप्लीकेशन था मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर करवाया था। वहां पे हमने गॉस लॉ अप्लाई करके क्या निकाला, गॉस लॉ का एप्लीकेशन में क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वाला जो लेक्चर होगा ये तुम्हारा लेक्चर 10 होगा, शायद लेक्चर 10 होगा, ठीक है। तो इसमें हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, बॉडी लेंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी ना किसी पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। तो जो बॉडी में कंसीडर करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, तो वो है स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो आज हम स्फेरिकल शेल के लिए किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करने वाले हैं। उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले हमने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था जहां पे मैंने कहा था कि एक लाइन एलिमेंट है तुम्हारे पास, इनफाइनाइट लाइन एलिमेंट है। इसके लिए किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा अगर आर डिस्टेंस पे है इस लाइन चार्ज से, जिसका चार्ज डेंसिटी जो होगा वो लेमडा होगा अगर, ठीक है। तो आज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल शेल के लिए। तो स्फेरिकल शेल, पहले हम स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा एक शेल में ड्रॉ कर रहा हूं। शेल तुम समझ रहे हो ना, एक स्फेयर से एक पीस ले लिया तुमने। मैं डबल लाइनिंग कर रहा हूं ताकि तुम्हें शेल समझ में आए, ठीक है। सिंगल लाइनिंग करके भी मैं करवा सकता था, सिर्फ एक गोल ऐसे देके मैं कह सकता था कि इसको तुम मान लो स्फेरिकल शेल है, ठीक है। ऐसे किया मतलब तुम समझ जाओ कि ये शेल है, समझने में थोड़ा सा आसानी होगा और कुछ नहीं। देयर इज नो रीजन बिहाइंड दिस। तुम अगर कहोगे कि सर मैं ऐसे शेल को ड्रॉ कर लूं, कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं तो पहले करवा रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। मतलब इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस आर है। तो हमने एक स्फेरिकल शेल लिया जिसका रेडियस आर है और इसका सरफेस में शेल है ना, तो इसका सरफेस में जो चार्ज है, तो टोटल चार्ज लेट अस कंसीडर कि टोटल चार्ज क्यू है। और जो चार्ज डेंसिटी के बारे में हम बात करते हैं तो लेट अस कंसीडर कि सिग्मा भी द सरफेस चार्ज डेंसिटी और क्यू क्या है, टोटल चार्ज। यहां पर वैसे मैं लिख देता हूं, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और क्यू क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो ये हमारे पास शेल हो गया। इसका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो इस हिसाब से अगर जितना हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है, जितना इंफॉर्मेशन है मतलब क्या है, तुमने कहा कि लेट अस कंसीडर this is the surface charge density and this is the total charge present and you have considered also that r is the radius of the spherical shell। तो इतना अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना। तो एरिया कितना होगा इसका, हमारे पास तो डिफाइन है, आर इसका रेडियस है, तो ये इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। क्लियर है। यहां से तुम एक चीज और निकाल सकते हो जो कि है क्यू। क्यू क्या है, क्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि तुम लिख रहे हो, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, ठीक है। अभी तक जो हमने कंसीडर किया इसके हिसाब से हमने टोटल चार्ज कितना होता है एक्चुअली उसको निकाल के रखे हैं, ठीक है। तो चलो हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके स्फेरिकल शेल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिटरमाइन करना है तो हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि मैं पहले लेक्चर से ही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहले लेक्चर मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, तब से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए तुम्हें एक पॉइंट चाहिए होगा। तो पॉइंट लेना है ना, मुझे कंसिडर करना कि कहाँ पे पॉइंट होगा। तो देखो तुम्हारे पास जैसे सिस्टम है, ये शेल है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, पूरा सरफेस में चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, या फिर तुम ऐसे कहो कि पूरा सरफेस का टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। अब तुम पॉइंट लेना पड़ेगा तुम्हें, पॉइंट तुम कहां पे लोगे। तो देखो ये जो सिस्टम हो गया, इस सिस्टम के लिए पॉइंट वेरी कर जाएगा,
मतलब कहना क्या चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जहाँ पे मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताया, इसके साथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताया। तो कहीं पे भी तुम पॉइंट ले लेते हैं, उसका जितना डिस्टेंस होगा, अगर आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। यहाँ पे बहुत दूर, यहाँ पे कैपिटल आर वाला एक पॉइंट लिया तुमने, क्यू मान दो, तो इसके यहाँ पे कैपिटल आर बैठ जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। बट यहाँ पे पॉइंट जो होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इसका पॉइंट देखो क्या होगा। तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि एक पॉइंट में यहाँ पे ले लूं, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो हम देखेंगे कि ये कितना दूरी पर है, तो लेट अस कंसीडर कि ये आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला एक पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट स्फेरिकल इस जो स्फेरिकल शेल है इसके अंदर है, बाहर है, इसके ऊपर है, कहां पे है। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट कहां पे हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट हो गया आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, है ना। ये वाला पॉइंट मेरा आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया। तो अब तुम कहोगे सर क्या पॉइंट यहां पे ले सकता हूं मैं, मतलब ऑन द सरफेस ले सकता हूं। यस, यू कैन टेक द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑल्सो। तो मतलब एक केस मेरा ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है इस सिस्टम के लिए, तो एक पॉइंट मेरा ऐसा हो सकता है कि जो स्फेरिकल शेल के बाहर हो, एक पॉइंट मेरा ऐसा हो सकता है कि जो ऑन द सरफेस हो ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर क्या एक पॉइंट, यहाँ पे मैं P1 लिखता हूं, ये P1, क्या एक पॉइंट में यहाँ पे कहीं पर ले सकता हूं। ऑब्वियसली ले सकते हो। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये P2 लिख दिया मैंने। तो हमारे पास, मैं ये बता रहा हूं इसलिए कि पहले तुम्हें ये तो पता चले कि जो पॉइंट तुम कंसीडर करने वाले हो वो पॉइंट्स कहां कहां पे हो सकता है एक्चुअली, समझ रहे हो। तो तीन जगह पे पॉइंट हो सकता है, एक हो सकता है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एक हो सकता है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, और एक हो सकता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो मैं यहां पे लिखता हूं इनसाइड द स्फेरिकल शेल, एक पॉइंट होगा मेरा इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो ये जो एप्लीकेशन है, मतलब स्फेरिकल शेल जिसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हम गॉस लॉ अप्लाई करने वाले हैं, और गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो निकालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट पहले हमने ये पता लगाया कि पॉइंट जो होगा वो कहां कहां हो सकता है। तो इस सिस्टम के लिए हमने देखा पॉइंट बाहर हो सकता है सिस्टम से, पॉइंट सिस्टम के ऊपर हो सकता है, और पॉइंट सिस्टम के अंदर भी हो सकता है। तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं अभी, वो एक एक करके सॉल्व करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे तो तीन अलग अलग जगह के लिए तीन अलग अलग वैल्यूज आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पॉइंट लेंगे आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो हमने पकड़ लिया पीवी द पॉइंट, और वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आउटसाइड द पहला वाला सिचुएशन होगा मेरे पास, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो यहां पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो फिर से अगर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो गॉस लॉ अगर अप्लाई करना है तो हमें पता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है फॉर द क्लोज सरफेस, दिस शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमें गिवन होगा, क्यों, क्योंकि हम तो गॉस लॉ का अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें ये गिवन है, तो इसको ही तो हमें अप्लाई करना है ना, एप्लीकेशन है। तो अब मैंने पॉइंट जो लिया वो यहां पे लिया। अब देखो गॉस लॉ अगर मुझे अप्लाई करना है तो फिर मुझे तो फिर से वही बात कहूंगा कि मुझे क्लोज सरफेस चाहिए। अगर क्लोज सरफेस ना हो, तो गॉस लॉ अप्लाई कर नहीं पाऊंगा मैं। गॉस लॉ के लिए मुझे क्लोज सरफेस चाहिए। तो जहां पे मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मेरा पॉइंट है, क्या यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस है, खुद से बनाया हुआ कोई क्लोज सरफेस है? तो नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट लिया। इसका मतलब हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है जिसके लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए। अगर हमारे पास क्लोज सरफेस गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने वही सब करवाया। अगर हमारे पास क्लोज सरफेस गिवन नहीं होता है तो हम एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं, जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो हम एक चीज
दिमाग में रख के चलते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो गॉसियन सरफेस होगा, सारे पॉइंट्स जितना भी सरफेस में कोई सा भी पॉइंट ले लूं, मैं गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू। ऐसे करके हमें एक ऐसा स्फीयर टाइप जिसका रेडियस आर होगा, ऐसा एक गॉसियन सरफेस मिलेगा। अब मेरे डायग्राम के ऊपर ध्यान इतना ज्यादा मत दो, वो थोड़ा सा हो गया है, तुम ठीक से ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, चलो हो जाओ। अच्छा, तो ये मेरा हाइपोथेटिकल सरफेस है, ये वाला हाइपोथेटिकल सरफेस है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा होना चाहिए कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होने से फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि पहले हम जो करते हैं, पहले हम डी फाई निकालते हैं। डी फाई हम कहते हैं कि ई डॉट डी एस, है ना। फिर फाई जब निकालेंगे कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 0 to फाई, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं, ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर एलिमेंट्री सरफेस तुम लोगे, डीएस अगर सरफेस लोगे, उसका नॉर्मल ऐसे जाएगा, और तुम्हारे पास यहाँ पे चार्जेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, तो इसका कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही जाएगा। तो ई डॉट डी एस तो वैसे भी 0 डिग्री होगा, बट ई क्या होगा, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या होगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा। फिर ई कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकल जाता है ना, समझ रहे हो ना, कि गॉसियन सरफेस हमें ऐसे चूज करना है कि ई बाहर निकल जाए इंटीग्रेशन से। ये फैसिलिटी होता है कि तुम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला गॉसियन सरफेस लेते हो तब। ठीक है, आई होप कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि ये सारा चीज मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है ना। तो चलो अकॉर्डिंगली हम एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया हमने, और जिसका सेंटर से लेके आर तक डिस्टेंस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस हो गया। और यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट्री मैंने एरिया ले लिया, तो उसका नॉर्मल ऐसे होगा, डीएस वेक्टर ऐसे होगा। और चार्जेस कहाँ पे, तुम ये समझो, चार्जेस यहाँ पे सरफेस पे है ना, जिसका टोटल चार्ज इस सरफेस में क्यू है, और मैंने सरफेस डेंसिटी सिग्मा माना, प्लस लिख देता हूं यहाँ पे ताकि तुम समझ लो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे भी चार्जेस है ना, इसका कोरस्पोंडिंग इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जाएगा, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जाएगा। तो फाई जो होगा, मतलब मैं अगर पहले डी फाई लिखूं तो जो कि ई डॉट डी एस होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, तो फिर ई डी एस हो जाएगा, मतलब डी फाई ई डी एस हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तुम लिखोगे कि फाई जो होगा वो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तुम्हें तो गॉस लॉ अप्लाई करना है ना इसके लिए, है ना। तो तुमने तो डी फाई निकाला, तुम्हें फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। अभी मैंने लिखा भी था वहां पे, तो ये तुम लिख चुके हो अगर, तो हम फाई कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to फाई डी फाई। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन होता है पूरा क्लोज सरफेस के लिए। ये वाला सिंबल अगर तुम्हें मिलता है तो तुम ये समझो कि क्लोज इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए इसका मीनिंग क्लोज्ड है। तो ई जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, और वैसे भी हमें ई का वैल्यू निकालना है ना, और ई कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर निकल जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, फाई की जगह पर क्या लिखोगे, फाई की जगह पर तुम लिखोगे ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। ठीक है, और क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एकदम पहले ही मैंने बता दिया था कि पहले जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया कि सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। एरिया देखो, एक चीज यहाँ पे मैं और एक बताने वाला हूं, जो एरिया है ना वो 2 बार आता है। एक एरिया तो यहाँ पे आता है, एक एरिया तो यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा एरिया जो सिग्मा के वजह से आ रहा है। क्या दोनों एरिया सेम है, तो पहली बात दोनों एरिया सेम नहीं है। तो यहाँ पे जो एरिया आता है, ये एरिया किसके बारे में बात करता है, ये एरिया बात करता है उस सरफेस एरिया का जिस सरफेस एरिया से फ्लक्स जाएगा, लाइंस ऑफ फोर्स जिस सरफेस एरिया से जाएगा वो इस साइड वाला, इक्वेशन के इस साइड वाला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सरफेस एरिया होगा उसके बारे में बात करता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सरफेस एरिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी एक सरफेस एरिया आएगा। कैसे, यहाँ पे देखो आया,
यहाँ पे मैं क्यू लिखूंगा तो सिग्मा इंटू 4πr² लिखूंगा ना, समझ रहे हो ना। तो गॉस लॉ का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है ना बच्चों को, वो यहाँ पे होता है, क्योंकि गॉस लॉ में दोनों साइड में एरिया आते हैं। अब कौन सा एरिया कहाँ पे लिखना है, कैसे कैसे करें, मतलब मैं जब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखूंगा तब मैं कहूंगा टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों एनक्लोज्ड होगा। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, डॉट प्रोडक्ट तो हट गया, ई भी बाहर निकल जाएगा, मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ई बाहर निकल गया, क्लोज इंटीग्रेशन। तो ये डीएस मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ एरिया की बात कर रहा है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन एरियाज की बात कर रहा है, तो वो कौन सा एरिया होगा, क्या वो एरिया 4πr² होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो तुम कैसे याद रखोगे, तुम ऐसे याद रखोगे कि इस साइड वाला जो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वो एरिया होगा जिससे फ्लक्स जाएगा, मतलब जिस एरिया को फ्लक्स क्रॉस करके जाएगा। अब डायग्राम पे आ जाओ, अब तुम बताओ कौन सा एरिया को फ्लक्स क्रॉस करके जाना चाहिए, ये जो है यहां से ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो डीएस का टोटल एरिया होगा वो तो 4π इंटू स्मॉल r स्क्वायर होगा, क्लियर है। और यहाँ पे भी एक एरिया आता है, यहाँ पे मतलब चार्ज जिस सरफेस में है उस सरफेस का एरिया, क्या चार्ज इस सरफेस में है, नहीं है, चार्ज तो इस सरफेस में है, तो इस सरफेस का एरिया कितना है, 4πr², क्लियर है। आई होप कि तुम समझ चुके हो कि गॉस लॉ में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दो एरियाज आते हैं, तो तुम्हें टेक्निकली देखना है कि भाई कौन सा सरफेस में लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, क्या इस सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, नो, गॉसियन सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, तो उसके लिए तो 4π स्मॉल r² होगा। क्या इस सरफेस में चार्ज है, नहीं, इस सरफेस में चार्ज है, तो इसके लिए तो 4π कैपिटल R² होगा। अब क्लियर हो गया, आई होप अब क्लियर होगा भी। तो क्यू कितना होगा मेरे पास, सिग्मा इंटू 4πr², कौन सा सरफेस एरिया में चार्ज है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सारा मैं मिटा दूं, अभी ऊपर लिखूंगा तो शायद दिखाई देगा, नीचे इतना दिखाई नहीं देगा मुझे लगता है, पता नहीं वीडियो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ई है और टोटल सरफेस एरिया, कौन सा एरिया, हाँ वही एरिया 4π स्मॉल r² है ना, और यहाँ पे सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें ई निकालना है, रब कर दूं, रब कर दिया, तुम पॉज करके लिख सकते हो। 4π जो है 4π कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास है सिग्मा कैपिटल R² बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। तो ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन हो गया, जब जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इक्वल सिग्मा कैपिटल R² बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज मैं बताने वाला हूं, देखो समझो इस बात को। अगर मैं वो जो Q है, Q की जगह पर Q ही रहने देता, मतलब सिग्मा इंटू ये नहीं लिखता, अगर मैं ये नहीं लिखता तो क्या होता, देखो यहाँ पे ये स्टार मार्क देके मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे टाइम को मैं Q एनक्लोज्ड लिख सकता था, है ना, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ से 4π r² नीचे आएगा, ये अगर इस टर्म को ऐसे नहीं लिखता तो 4π नहीं कटता, क्यों रहता है ना, और 4π नीचे आ जाता, तो 4π स्मॉल r² नीचे आ जाता, ठीक है। इसका मतलब देखो E इक्वल टू Q, अब एनक्लोज नहीं लिख रहा हूँ, Q ही है ना, वैसे Q ही लिखा, अंदर तो Q ही चार्ज है, एनक्लोज तो मतलब गॉस लॉ के लिए हम लिखते हैं एनक्लोज, है ना। E इक्वल टू Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r², 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ गया, समझ रहे हो। तो अब तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया E इक्वल टू Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r², क्या ये तुमने सीखा कभी, ये तो तुमने सीखा है जब तुमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, तो उसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r² आया, है ना। तो इसका मतलब देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो करेक्ट है, बट यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, दोनों ही करेक्ट है, बट यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ये मिलता है, अगर मेरे पास ऐसा कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है, बट इस बॉडी से बाहर, मतलब इस स्फेरिकल शेल से अगर मैं बाहर कोई पॉइंट ले रहा हूँ ना,
तो ये जो स्फेरिकल शेल है ना, वो पॉइंट चार्ज के हिसाब से काम करता है। समझ गए क्या है फिजिक्स इसमें? ये ऐसा है कि इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट चार्ज से मैच कर रहा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है और अगर पॉइंट जो है पॉइंट बाहर है, स्फेरिकल शेल से बाहर है, तो जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैच कर रहा है पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है? पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। कब? जब पॉइंट तुम्हारा बाहर हो, बाहर। क्लियर है? तो अभी जो हमने किया, तो इसको अब रब कर दो। इससे मुझे ये पॉइंट बताना था, मैंने बता दिया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मतलब क्या? नेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम ऑन द सरफेस के लिए, ऑन द सरफेस के लिए। ठीक है, तो नंबर 2 हो गया, गॉस लॉ एप्लीकेशन करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस के लिए निकालेंगे। तो ऑन द सरफेस अब जो मैं कर रहा हूं ना, वो शॉर्टकट में कर रहा हूं, तुम्हें पूरा इलाबोरेटली करना है। ठीक है, तो शॉर्टकट में क्यों कर रहा हूं? देखो, जब हमारे पास पॉइंट जब यहां पे था, मतलब पॉइंट जब r डिस्टेंस पे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ गया? सिग्मा r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब जब इफ r इक्वल टू r, यही तो है ऑन द सरफेस, है ना? जब r इक्वल टू r होगा तो द पॉइंट इज ऑन द सरफेस होगा, है ना? तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर तुम पिछले वाले करके आ रहे हो तो यहां से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहे हो तो पहले से करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो तब क्या होगा? E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पर मैं कैपिटल आर लिखूंगा, ये कट जाएगा, फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। तो सिग्मा जो है, देखो सिग्मा जो है, जो चार्ज डेंसिटी है, मैं ये नहीं कहता कि सिग्मा जो है वेरिएबल नहीं हो सकता है। सिग्मा मे बी वेरिएबल, सिग्मा वेरिएबल हो सकता है, बट इस केस में हमने कांस्टेंट पकड़ा सिग्मा को। ठीक है, कांस्टेंट पकड़ा। सिग्मा जो है पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है, सिग्मा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्फेरिकल शेल का रेडियस r भी तो कांस्टेंट है, ये तो वेरी नहीं कर रहा। तो इस वजह से सिग्मा क्या है? q भी तो कांस्टेंट है। सिग्मा मतलब q बाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट है, r रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, और q भी टोटल चार्ज मैंने क्यों बताया, तो सिग्मा कांस्टेंट है। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू कि सिग्मा may not be in certain situation। इस सिचुएशन में ये कांस्टेंट है। अब तुम समझो बात को, अब तुम बात को समझो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो तो कांस्टेंट है, और सिग्मा जो है वो भी कांस्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे इतना, मतलब सरफेस में सेम ही होगा। सरफेस में कोई सा भी पॉइंट ले लो, सेम ही होगा। ठीक है, तो चलो सेकंड वाला भी हो गया मेरा, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला मतलब अगर तुम्हारे पास पॉइंट जो है वो इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो देखो सेकंड वाले के लिए मैंने गॉसियन सरफेस बनाया नहीं, मैंने डायरेक्ट वहां से r इक्वल टू r करके कर दिया। तुम अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे ही एक गॉसियन सरफेस बनेगा, इसके ऊपर ही क्या बनेगा, है ना? और अब इसका एरिया और उसका एरिया दोनों से, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एरिया सेम होगा। मैंने कहा कि तुम्हें अगर पूरा इलाबोरेटली करना है तो तुम लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिखोगे और राइट हैंड साइड में भी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिखोगे। समझ गए? अब तुम्हारे पास जो है सिस्टम वो इनसाइड है, तो ये स्फेरिकल शेल है, इसको बहुत मतलब गैदरिंग हो गया इसके ऊपर मास। चलो ये R है और पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया, तो पॉइंट जो है सेंटर से लेके स्मॉल r डिस्टेंस पे है मान लो। ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे सिग्मा है और टोटल चार्ज q है। तो अब देखो, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जो 5 होगा वो तो है तुम्हारे पास चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना?
तो अब तुम समझो चार्ज एनक्लोज्ड मतलब गॉसियन सरफेस जो तुमने बनाया, गॉसियन सरफेस कहाँ पे बनाया, इस आर रेडियस को लेके तुमने एक स्फीयर बनाया। तो देखने में अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक से बनाता हूँ। हाँ अब थोड़ा ठीक हुआ। ये आर रेडियस लेके ये कैपिटल आर है, अब पॉइंट यहाँ पे है इनसाइड में है, इसमें तुमने गॉसियन सरफेस बनाया, हाइपोथेटिकल सरफेस बनाया। गॉस लॉ कहता है कि जो क्यू होगा वो इनसाइड द क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास क्लोज सरफेस है और इसके अंदर में चार्ज, इसके अंदर में चार्ज नहीं है, चार्ज तो यहाँ पे है, शेल है, होलो है यहाँ पे। इसके गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज नहीं है, चार्ज तो सारे सरफेस में है। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि फाई जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि Q इक्वल टू जीरो है। अगर फाई ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी भाई साहब जीरो होगा। ठीक है, तो चलो मेरा तीनों केसेस हो गया यहाँ पे। आउटसाइड द पॉइंट मतलब आउटसाइड द पॉइंट पे हमें एक अच्छा एक्सप्रेशन मिला। आउटसाइड द पॉइंट से हमने ये भी सीखा कि आउटसाइड द पॉइंट होगा तो वो जो शेल होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह डील करेगा। फिर हमने जब ऑन द सरफेस लिया तब हमने ये देखा कि ऑन द सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट, कांस्टेंट वैल्यू आएगा और इनसाइड में जीरो होगा। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास और एक एप्लीकेशन रहता है, उसको करने से पहले इसके रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये स्फीयर शेल इसके रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं। तो चलो हमारे पास एक अगर तुम एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 1.13 को तुम देखोगे तो क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिल जाएगा। आई होप कि तुम बुक खोल रहे हो और तुम्हें वहां पे मिल भी गया होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन है, तो इसमें एटॉम जो है ना, एटॉम के ऊपर क्वेश्चन है, एटॉम तो एटॉमिक मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एटॉम है और जिसका न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है तुमने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में एटॉम चैप्टर पढ़ चुके हो। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो प्लस जेडी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्लस जेडी चार्ज है। तो वैसे तुम्हें एटॉम का कॉन्सेप्ट तो पता है कि न्यूक्लियस होता है और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटॉम होगा, अगर हाइड्रोजन एटॉम होगा तो यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन एटॉम का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये Z अगर 1 होता तो हाइड्रोजन एटॉम हो जाता, ये Z दिया है मतलब इन जनरल लिखा है इसमें। फिर कह रहा है कि बाकी जो जगह है, बाकी जो यहाँ पे है, यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एटॉम तो एज ए स्फीयर होगा तो वो तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। एटॉम जो होगा वो तो स्फेरिकल शेल नहीं होता, वो तो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल शेल नहीं होगा, स्फीयर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जगह पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि एटॉम जो है वो एज ए होल न्यूट्रल है, एटॉम जो है वो एज ए होल न्यूट्रल है। वो क्वेश्चन में तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें मिल रहा है, जो एज ए होल न्यूट्रल है। मतलब क्या, मतलब आउटसाइड में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है। ठीक है, इसके रेडियस कैपिटल आर मैंने मान लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर हाइड्रोजन एटॉम होता, अगर हाइड्रोजन एटॉम होता तो यहाँ पे एक प्रोटॉन होता, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तभी तो टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस सी और माइनस सी करके जीरो होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे प्लस जेडी है तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस ऑफ जेडी होगा, माइनस ऑफ जेडी होगा ना, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉम इज ए होल इज न्यूट्रल। क्लियर है। तो इतना इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तो फिर से इसको अब ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन तुम बुक से पढ़ रहे हो आई होप। तो चलो ये हो गया मेरा एटॉम, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है और जिसका चार्ज है Zd। बाकी जगह पे तुम्हारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल चार्ज जो है वो माइनस Zd है, न्यूक्लियस के चार्ज को छोड़ के। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर। क्लियर। अब तुमसे पूछ रहा है कि अगर तुमने कोई सा एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, अगर तुमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। क्लियर क्वेश्चन, मतलब इनसाइड द
स्फीयर कह रहे हैं, है ना। तो अब समझते हैं। पहली बात तो तुम मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर अगर पॉइंट यहाँ पे होता, आउटसाइड में होता तो क्या होता। तो बहुत इजी होता। अगर आउटसाइड में होता, स्मॉल आर रेडियस लेके तुम क्या करते, एक गॉसियन सरफेस बना लेते और तुम कहते कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है टोटल वो कितना है, प्लस जेडी और माइनस जेडी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जीरो हो गया, फाई जीरो हो गया तो ई भी जीरो होगा, है ना। फाई अगर जीरो हो गया तो ई भी जीरो होगा। तो इसकी वजह से आउटसाइड द पॉइंट के लिए तो प्रॉब्लम बहुत इजी है, ठीक है, फिर भी मैंने कर दिया। इनसाइड के लिए प्रॉब्लमेटिक है ये प्रॉब्लम। तो इनसाइड द स्फीयर जो है, तो तुमने एटॉमिक मॉडल लिया, वहां पे आर डिस्टेंस में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उसको तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, बार बार ड्रॉ कर रहा हूं। ये रेडियस आर है, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्लस जेडी चार्ज है। पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया और ये गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया, इसका रेडियस स्मॉल आर। एटॉम ये था, ये तो हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस यहाँ लिख देता हूं, ये है गॉसियन सरफेस। ये तो तुम्हारा पूरा एटॉम था जिसका रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है ना। अब देखो अब जब तुम इसमें गॉस लॉ अप्लाई करोगे इनसाइड के लिए जब तुम फाई लिखोगे ना, तो तुम लिखोगे क्या, तुम लिखोगे कि यहाँ पे ये होगा Q enclosed by epsilon naught, है ना। इस साइड पे तुम क्या लिखोगे, इस साइड पे तुम लिखोगे E इंटू कौन सी सरफेस से फ्लक्स जाएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इस सरफेस से जाएगा ना। क्लियर है। और यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट तो है, ये मैंने लिख दिया, ये समझ रहे हो ना। छोटा सा एक एलिमेंट ds लोगे, वो ऐसे जाएगा, फिर E भी ऐसे जाएगा, फिर पूरा इंटीग्रेट करोगे, फिर E बाहर निकल जाएगा, फिर पूरा इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा, तो कौन सा सरफेस से होगा, वो 4 पाई आर स्क्वायर वाला सरफेस से होगा, स्मॉल आर स्क्वायर ये वाला, है ना। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है इसका वैल्यू तुम क्या लिखोगे, बात को समझो। तो यहाँ पे मैं अब इस गॉसियन सरफेस को छोड़ो, पहले तो यहाँ पे प्लस जेडी चार्ज था और बाकी जो माइनस जेडी चार्ज है यहाँ से लेके पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो तुम बात को ऐसे समझो कि यहाँ पे जेडी चार्ज है, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास 100 रुपीज है, ठीक है, इस सेंटर पे 100 रुपीज है, ठीक है, और एक्स्ट्रा 500 रुपीज है, एक्स्ट्रा 500 रुपीज है जो कि इस सेंटर से बाकी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो कि बहुत सारा पैसे मिला के टोटल 500 रुपीज हो गए, बहुत सारा पैसे ऐड करके 500 हो गए। मान लो ऐसा है कि इस जगह पे है ₹10, यहाँ पे है ₹20, यहाँ पे है ₹50, यहाँ पे है ₹100, यहाँ पे है ₹75, यहाँ पे है ₹70, ऐसे करके, ठीक है। बट तुम्हें बोला गया कि तुम सिर्फ इतना चूज कर सकते हो, तुम ये वाला पोजीशन चूज नहीं कर सकते। तो क्या ये जो रुपीस है तुम्हारे पास आ रहा है, तो ये 100 रुपीस है वो क्या तुम्हारे पास आ रहा है, 75 रुपीस जो है वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है ना। तुम्हें कितना मिल रहा है, ये जो सेंटर में 100 बताया वो तो तुम्हें मिला ही है, बाकी और कितना मिल रहा है, बाकी ये सारा मिल रहा है, सारा तो नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ Q एनक्लोज जो है इसमें तुम्हें प्लस जेडी चार्ज तो मिल ही रहा है, उसके बाद क्या माइनस जेडी चार्ज मिल गया, जो कि बाकी जगह पर पूरा बाकी मिला के माइनस जेडी है, नहीं मिला ना। उस माइनस जेडी का कुछ पोर्शन तुम्हें मिलेगा, जितना पोर्शन इतना तक आता, इस एरिया तक आता है उतना मिलेगा, मतलब इस वॉल्यूम तक आता है इतना मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब ये तो मिलेगा प्लस और कुछ तुम्हें मिलेगा, बट वो माइनस जेडी नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा, पूरा का पूरा माइनस जेडी नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा नहीं होगा क्योंकि तुमने कुछ एरिया छोड़ रखे हो। मैं बार बार एरिया कह रहा हूँ, कुछ वॉल्यूम होगा इसमें। हाँ स्फीयर है तो कुछ वॉल्यूम तुमने छोड़ रखे हो। क्लियर है ना।
तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस जेड ई प्लस, अच्छा प्लस अब नहीं लिखा, वो तो तुम समझ गए प्लस जेड ई क्यों है, क्योंकि ये सेंटर वाला 100, ये सेंटर वाला जेड ई, वो तो आएगा प्लस कुछ चार्जेस आएंगे। तो लेट अस कैसे रहेंगे, वो क्यू डैश है और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये आए। तो अब अगर मैं ये वाला चीज मतलब क्यू डैश अगर मैं निकाल लेता हूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं क्यू डैश निकालता हूं। चलो क्यू डैश कैसे निकालूंगा, तो इतना करके तो इतना तक आ गया। अब ई का वैल्यू ये होगा। अब अगर तुमने क्यू डैश निकाल लिया तो प्रॉब्लम खत्म। तो चलो हम क्यू डैश निकालेंगे, क्यू डैश का वैल्यू निकालना है। तुमने इतना लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो बैक करके लिख लो। अब तुम समझो कि तुम्हें कौन सा वॉल्यूम में तुम्हें जो चार्ज चाहिए, तुमने जो क्यू डैश बताया ना, तुमने जो क्यू डैश तुम्हें निकालना है वो कहां तक है। तुम कह रहे हो कि मुझे इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो निकालना है ना, सिर्फ इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज है। पूरा वॉल्यूम में तो माइनस जेडी और प्लस जेडी में इतने जीरो चार्ज है, इसीलिए तो एटॉम ऐसे होल न्यूट्रल है। अब तुम्हें इतना, अब इतने में मैंने कह दिया कि ये इसका कंट्रीब्यूशन मैंने ले लिया, मतलब प्लस जेडी मैंने ले लिया, ये तो है ही इस वॉल्यूम में, तो ये है ही है ना। बाकी जो है उसको मैंने क्यू डैश बताया। तो क्यू डैश है कि इसको छोड़ के बाकी कितना चार्जेस है प्रेजेंट। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको एकदम इजीली सॉल्व करेंगे। मतलब तुम कह रहे हो अगर तुम्हारे पास 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है तो तुम्हारे पास कितना चार्ज है, इसको छोड़ के माइनस जेडी चार्ज है ना। अब इजी हो गया। तुम कहना चाहते हो कि इफ आई हैव a volume of 4/3 pi r cube then except plus ZD charge I have minus ZD charge। ये तो है, इसका कंट्रीब्यूशन तो ले ही लिया मैंने। अब therefore वन वॉल्यूम में कितना है, माइनस ZD बाई 4/3 पाई r क्यूब। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है। समझ रहे हो बात को, यही इंपॉर्टेंट है। देखो ये किताब में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तुमने कहा इतना वॉल्यूम में इतना चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, वही तो क्यू डैश है। इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है वही, उसी को तो क्यू डैश माना। इस वॉल्यूम में ये वाला चार्ज है तो इसको तो मैंने लिख ही लिया था, प्लस और जो है इस वॉल्यूम में इसको छोड़ के उसको निकाल रहा हूं। तो 4/3 पाई आर क्यूब तो कितना होगा, माइनस जेडी बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू दिस, इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई तो कैंसिल, इसका आंसर कितना हुआ। अब यहां से मैं तुम्हें कहता हूं कि यहां से क्यू डैश तुम निकाल लोगे, ये जो भी होगा कैलकुलेशन करके जेड ई आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब है ना। तो इसको तुम्हें अब क्यू डैश मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यू डैश कैसे निकालना है। अब तुमने क्यू डैश निकाल लिया, वहां पे एक्सप्रेशन था जो मैंने रब कर दिया, वहां पे क्यू डैश बैठाओ, आंसर बनाओ, जेड ई कॉमन जाएगा और मुझे कमेंट में बताओ कि मिल रहा है कि नहीं, बुक से आंसर तुम मैच करो। क्लियर है? इतना मैं जो बेस था और जो मेन प्रॉब्लम था वो मैंने बता दिया, अब तुम खुद से कर पाओगे। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, तुम्हें क्यू डैश का वैल्यू निकाल मतलब पुट करना है वहां पे, है ना, माइनस जेड ई आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। तब तुम खुद से कर लोगे, तुम करके मुझे कमेंट में बताना। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो ये देखने में ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस सिंपल था कि हमें पूरा वॉल्यूम में पता था माइनस जेडी चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में हमने निकाला और कौन सा वॉल्यूम में हमें चार्ज चाहिए वो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन रहता है, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ और भी करना है मुझे। तो गॉस लॉ का एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला एप्लीकेशन है जो कि मैंने वहां पे कर रखा है, ठीक है। जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी का जो प्लेलिस्ट है वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, और वहां पे बहुत सारे गॉस लॉ थोड़ा सा हाई लेवल का भी करवाया है, तो उसको भी तुम देख लेना। अब तुम समझोगे, अब वो तुम समझ जाओगे। पहले तुम्हें क्या देखना है, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगा, तो उसको पहले देख लेना, ठीक है। उसको मैंने पूरा सॉल्व करके दिया, मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व नहीं करना चाहता, उस प्लेलिस्ट में है, तुम इसको देखो ठीक से। और जो भी गॉस लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गॉस लॉ रिलेटेड सेकंड चैप्टर वाला नहीं, उसको भी तुम ठीक से देखो, ठीक है। और इस हिसाब से इस चैप्टर में बस एक ही एप्लीकेशन रहता है मेरा, उसको मैं कर दूंगा, बट फिलहाल कुछ और बात करते हैं, ठीक है।
तो अभी मैं जो करने वाला हूं वो एक एडिशनल एक्सरसाइज का 1.25 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम रह गया है तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। बाकी तुम अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखोगे, या तो मैंने तुम्हें बता दिया तरीका, या फिर मैंने सॉल्व ही कर दिया, तुम्हें मिल जाएगा मतलब, ठीक है। एकदम 1.1 से लेकर 1.34 तक तुम देखते रहो, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगा। या तो तुम्हें जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी वाला प्लेलिस्ट में भी कुछ सॉल्व मिलेंगे, जैसे कि 1.33 हो गया, 1.34 हो गया, वो वाला 34 नहीं किया, 1.33 किया, 1.34 को तो 1.33 वाला एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करना है। तो ये थोड़ा सा टफ होगा प्रॉब्लम, अगर तुमने खुद से किया तब तो ठीक है, बट मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। और 1.31 भी एक क्वार्क वाला प्रॉब्लम है, उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर प्रॉब्लम है, खुद भी कर सकते हो। वैसे पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तुम 1.1 से लेके एक्सरसाइज 1.34 तक खुद से कर सकते हो। जितना मैंने बताया, बहुत सारा तो मैंने बता ही दिया, कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ रहा नहीं अभी। सेम तुम सॉल्व एग्जाम्पल भी सारा कर सकते हो। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, आई होप कि मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है, मतलब थ्योरी वाइज पॉइंट वाइज मैंने बता दिया। कुछ प्रॉब्लम अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना, तो तुम्हें कुछ कहीं ना कहीं पे थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। एकदम डिट्टो उस प्रॉब्लम को सॉल्व शायद मैंने ना करवाया हो, बट उसके रिलेटेड सारे प्रॉब्लम मैंने बता दिया। चलो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप है, स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप, तो स्फेयर होगा तो उसका रेडियस होगा, ठीक है। इस ये ऑयल ड्रॉप है ना, तो इसका डेंसिटी है कुछ, ठीक है। और इस ऑयल ड्रॉप में 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहे हो। तो इस ऑयल ड्रॉप में 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो ऑयल ड्रॉप है ना, ये इसको स्टेशनरी कर दिया, मतलब मान लो ये यहाँ पे है ऑयल ड्रॉप, तो ये मैंने यहाँ पे रखा, इसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये गिर नहीं रहा है, ये गिर नहीं रहा। मतलब क्या है, मतलब ऐसा है कि तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये गिरना तो चाहता था ड्यू टू इट्स ओन वेट, ग्रेविटी तो इसे खींचेगा, ये गिरना चाहिए इसको, बट ये गिर नहीं रहा है। इसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और तुमने क्या किया, तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करके रखे हो, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको गिरने नहीं दे रहा। समझ रहे हो ना। मान लो एक सिचुएशन, मान लो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इसका मास m है, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज अपने मास की वजह से W इक्वल टू mg लेके गिरेगा, वेट जो होगा उसका। बट अगर यहाँ पे मैंने एक +2q चार्ज रख दिया, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे होगा Fe, वो अगर mg के बराबर हो गया, तो ये मतलब ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं गिरेगा, है ना। तो इसी के ऊपर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज देके और ऐसे कुछ लिख के कि इसका डेंसिटी है, इसका इलेक्ट्रॉन 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ बता के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की। तो मेन थीम क्या है, तुम्हारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, जिसका डेंसिटी रो है। देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज के बारे में नहीं बात कर रहा, वैल्यूज तुम्हें एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे याद नहीं होगा, तो बस ये याद है कि एक्सरसाइज 1.25 है, ये एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो जो थीम है वो मैं बता दिया यहाँ पे, और जो करना है, ये इसको तुमने स्टेशनरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई करके रखे हो, जिसकी वजह से ये नीचे गिर नहीं रहा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई कर दिया, इसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास चार्ज कितना है, तो चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो इससे हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कितना चार्ज है ना। फिर तुम कह रहे हो कि ये इट इज हेल्ड स्टेशनरी, मतलब ये गिर नहीं रहा, ये गिर नहीं रहा है, तो तुम कहना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mg इट्स ओन वेट, ये नीचे गिर नहीं रहा है, ये ऊपर से इसको फील्ड मिल रहा है, फील्ड की वजह से। तो फील्ड जो मिल रहा है इसको, फील्ड के वजह से इसके पास, फील्ड के वजह से इसके पास एक फोर्स होगा। तो हमें पता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F/Q, याद है ना। तो फोर्स कितना आता है, QE, ये तुमने लिख लिया। वैसे प्रॉब्लम तो तुम्हें खुद से ही करना है, मैं तरीका बता रहा हूं। तो यहाँ पे QE है, अब तुम्हें Q का वैल्यू पता है कैसे निकालना है, मैंने बता दिया, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन था इसमें, और E का वैल्यू तुम्हें बुक से मिल जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तो mg होगा।
अब g का वैल्यू 9.8 तुम्हें पता है, q का वैल्यू पता है, तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल वेल ड्रॉप, इसका जो रेडियस है ना, तो ये रेडियस कितना है। तो देखो यहाँ पे और एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मास इक्वल टू कितना होगा, v रो, है ना। तो मास की जगह पे हम v रो लिखेंगे इंटू जी लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, r चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। रो जो है वो गिवन है, तुम्हें मीटर सेंटीमीटर देखना है, तुम्हें सारा ऐसा यूनिट में रखना है, शायद ये सेंटीमीटर में होगा, देख लेना, ठीक है। सारा यूनिट्स तुम्हें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, v की जगह पे 4/3 पाई r क्यूब करना है। यहाँ पे r क्यूब आया, मतलब तुम्हारे पास r पूछा ना, r क्यूब होने की वजह से जो भी आंसर आएगा वो तो क्यूब रूट होके आएगा, कैलकुलेटर यूज करोगे आंसर मिल जाएगा, और बुक के लास्ट में तुम्हें इसका आंसर गिवन होगा, तो तुम चेक कर लोगे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। तो ये भी तुम मुझे बताना कि बुक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और पिछले वाले प्रॉब्लम भी जो 1.13 है सॉल्व एग्जांपल, वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो तुम मुझे बताना, ठीक है। आई होप कि ये प्रॉब्लम तुम समझ चुके हो कि ये जो ऑयल ड्रॉप है वो गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स मिल रहा है QE, नीचे ऊपर बैलेंस हो गया ना, इसलिए गिर नहीं रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में बाकी जो एक एप्लीकेशन है, एक्चुअली उस एप्लीकेशन के बाद हमें उसके ऊपर और एप्लीकेशन मिलेगा, मैं अभी बता रहा हूं तो तुम शायद समझोगे नहीं। मतलब लास्ट है मेरे पास प्लेन शीट, तो प्लेन शीट करने के बाद प्लेन शीट का खुद का एप्लीकेशन है, वो भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, वो भी लेंदी हो गया है। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, फिर हम एक बार फिर इस चैप्टर को रिवाइज देंगे कि हमने कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, अगर कुछ मैंने स्किप किया तो क्यों किया। वैसे मैं पिछली वीडियो में बता भी दिया कि क्या क्या चीज मैंने स्किप किया, ठीक है। तो ऐसे करने से ये चैप्टर हमारा टोटली इलाबोरेटली सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन सारा मिला के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।